शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, इसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आ गया है। वो क्या कह रहे हैं? ये सवाल अहम नहीं कि कौन आ रहा है और कौन नहीं, उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा ये उनका फैसला होगा। मेहमान के बजाय प्रमुख मुद्दों पर फोकस किया जाए। विकास, दूसरी समस्याओं से निपटने पर हम मिलकर विचार करेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन आ रहा है कौन नहीं, ये कहा है विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो देखिए, तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, तमाम अहम समस्याओं का निपटारा कैसे किया जाए, मिलकर सारे नेता, राष्ट्राध्यक्ष इस पर करेंगे बात, हल निकालने की होगी कोशिश। लेकिन G20 से जिनपिंग दूर, भारत ने क्या कहा ये देखिए। ये सवाल जरूरी नहीं कि कौन आ रहा है कौन नहीं, चीन का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, कौन चीन को रिप्रेजेंट करेगा G20 समिट में, ये उसका फैसला है। ज्वलंत मुद्दों, विकास और समस्याओं पर फोकस जरूरी है, यह कहा गया है। दिल्ली G20 को इसके नतीजों के लिए याद किया जाएगा, यह बड़ा बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर का। हमारे साथ एंबेसडर त्रिपाठी भी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, किस तरह से आप देखते हैं एस जयशंकर के इस बयान को? यानी G20 समिट में मेजबानी तो भारत कर ही रहा है, लेकिन इस बार कई बड़े मुद्दों का हल निकलने की भी उम्मीद है। आपके हिसाब से कौन कौन से होंगे वो मुद्दे? देखिए, मुद्दे जो होंगे, एक तो हालांकि G20 एक इकोनॉमिक फोरम है जी, पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल फोरम नहीं, जियो स्ट्रेटेजिक फोरम नहीं है, लेकिन इसके हर ग्रुप में आपने देखा कि जो 200 मीटिंग्स हुई उसमें हर जगह यूक्रेन की बात हुई, तो यूक्रेन की बात होगी। और ये होगा कि रूस का नाम लिए बिना यूक्रेन के बारे में बात की जाएगी। दूसरी चीज़, इंडो पैसिफिक में निश्चित ही इंक्लूसिव, फ्री एंड फेयर इंडो पैसिफिक की बात होगी, जो कि होती रही है। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी है कि $100 बिलियन का जो फंड है ग्रीन एनर्जी के लिए, जो डेवलप्ड नेशन की ओर से कमिट किया गया था, उसमें कहाँ तक प्रोग्रेस हुई और कहाँ तक और होनी है, इस पे बात होगी। चौथी चीज़ उसमें ये होगी कि उसमें सोलर एनर्जी के बारे में बात होगी। 4 बड़ी बातें जी। पांचवी बात क्या बताई आपने? पांचवी सबसे बड़ी चीज होगी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इकोनॉमी की बात होगी। ठीक है, व्यापार और ट्रेड की भी बात हो सकती है। लेकिन मेजर जनरल संजय सोई साहब, मैं जल्दी से आपके पास आ रही हूँ। देखिए, चीन के साथ, जैसे कि अनिल जी कुछ देर पहले कह रहे थे कि चीन के साथ रिश्ते जटिल रहे हैं और उस पर तालमेल बैठाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है दोनों देशों की ओर से। वहां से वो पैंतरे दिखाता है, भारत भी उसे स्टॉप करता है। लेकिन जैसे कि त्रिपाठी सर कह रहे हैं, क्या यूक्रेन के मुद्दे पर बात होगी बिना रूस का नाम लिए? नहीं, बिल्कुल, ये टॉपिक तो इस समय देखिए कि शुरू से ही चलता रहा और हर G20 में जब से हुआ है उसमें भी बात आई है और हर मीटिंग में बात आई है। और क्योंकि यहाँ पर अमेरिका और बाकी नेटो देश के मेंबर आ रहे हैं, ये बात जरूर आएगी। इसके ऊपर अब भी क्या हम एक सामंजस्य बिठा सकते हैं, क्या एक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज है। संजय सोय साहब, मैं मनीष को यहाँ पर लाना चाहूंगा। मनीष, अगर रूस को भी इसमें जोड़ लिया जाए, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन भी नहीं आ रहे हैं, चीन के विस्तारवाद का, आतंकवाद का जिस तरह से वो साथ देता है, भारत उसका विरोध करता है। इस वक्त रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध में है और भारत युद्ध का पक्षधर नहीं है, भारत शांति का पक्षधर है। क्या यह भी एक वजह हो सकती है कि दोनों नेता G20 समिट को लेकर इस बार थोड़े असहज नजर आ रहे हैं? देखिए समीर, दिलचस्प बात यह है कि G20 की मेजबानी करते हुए भारत की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि तमाम जो ऐसे कुछ देश हैं जो अपना अपना एजेंडा चलाते हैं, पहली बार तो उन्हें G20 के प्लेटफॉर्म पर उन एजेंडा को चलाने से रोक दिया गया। मसलन मैं आपको बताऊं, 1.5 साल के अंदर आपको कोई ऐसा सम्मेलन याद है जिसमें जेलेंस्की नहीं पहुंचे हो? कई बार तो वो जबरन पहुंच जाते थे। लेकिन उन्हें कहा गया कि आप मेंबर नहीं है, आप इन्वाइटेड नहीं है, आप नहीं आएंगे। तो जेलेंस्की को ना बुलाकर हमने दरअसल हाईजैक करने की जो कोशिश होती है हर प्लेटफॉर्म को कि रूस यूक्रेन के नाम पर, उसको हाईजैक करने से रोक दिया। पहली कामयाबी। दूसरी कामयाबी देखिए क्या है। दूसरी कामयाबी यह है कि G20 सम्मेलन करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 देशों के, जिसमें हम ग्लोबल साउथ हैं या वो तमाम देश जो कि G20 के मेंबर नहीं थे, उनसे बात की थी कि भैया बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। हमारा मकसद ये नहीं है कि दुनिया के जो 4 गिने चुने देश हैं उनका एजेंडा चलाएं।
बल्कि भारत के मनीष, नेतृत्व में हम ये जो दुनिया बात के आपने कही, 700 करोड़ लोगों की जो समस्या है उसको उठाना चाहते हैं। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि और संवाद, इसीलिए मैं आपको ये जो कहना चाह रहा हूं, संवाद, इसीलिए विदेश जी आपने एक बात बहुत अच्छी कही अनिल जी मैं आपके पास आ रही हूँ इसी संवाद वाली बात पर कि चीन ये कोशिश करता है कि वो इंटरैक्शन से भागे, इस बात के संवाद से भागे, लेकिन फिर भी एक नया गठजोड़ उसने बनाया चीन और रूस का, और वो दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष नहीं आ रहे हैं, न शी जिनपिंग आ रहे हैं न व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या समस्याएं आ सकती हैं चीन के साथ बातचीत में? अभी एक और चीज देखिएगा, क्योंकि मिसेस जिल बाइडेन जो है अभी कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं, तो ये पता नहीं है कि मिस्टर बाइडेन का क्या इवेंचुअली रोल रहेगा, ये भी देखने वाली बात है। देखिए, जहां तक बात है बातचीत की, तो सीधी सी बात है कि इस वक्त का जो विश्व का परिप्रेक्ष्य है, जिस तरह रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में वर्ल्ड जो है कोल्ड वॉर 2.0 की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका एक कोशिश करता है कि किस तरह से वो रिलेशनशिप को डीकपलिंग की जगह डी रिस्किंग करे, कंपटीशन और कोऑपरेशन साथ साथ चलाए, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट दोनों के बीच में बहुत ज्यादा है और एक रियल पॉलिटिक का हिस्सा है। दोनों ही जो है दुनिया के सतह पे अपना काम को बनाए रखना चाहते हैं वर्चस्व, तो इसलिए उनके बीच में ये कंपटीशन चलता रहेगा। तो बाइडेन भी सोच रहे थे, आपने देखा कि चीन ने जब उनका डिफेंस मिनिस्टर जब सिंगापुर में था तो उसने अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन से मिलने से इनकार कर दिया जी। उसके बाद से लगातार अमेरिकन लीडर्स जो है चीन जा रहे हैं, एक के बाद एक कितने भी गए और कोशिश ये कर रहे थे किस तरह मुलाकात हो। लेकिन जहां तक बड़े मुद्दों की बात है, देखिए अगर शी जिनपिंग अभी ब्रिक समिट में थे और एक दो दिन पहले चले गए, वहां उन्होंने अफ्रीकन लीडर के साथ मिलक में किया, तो ये जो है डायरेक्ट मैसेज है इंडिया के लिए कि भाई हमारे रिश्ते ठीक नहीं है, तो इसलिए हम नहीं आ रहे। ठीक है, एक तरह का डायरेक्ट मैसेज है, ये भी आप कह रहे हैं, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है।